हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र अध्याय 1 के सभी लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है बच्चों समाजशास्त्र एवं समाज। इससे संबंधित सभी लघुत्तरीय प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, समाज को परिभाषित कीजिए तथा समाज को अमूर्त क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न है, इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। समाज एक ऐसा समूह है जिसमें बच्चों व्यक्ति पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं और साझा नियमों और व्यवहारों के अनुसार रहते हैं, जैसे कि एक जटिल और स्थिर व्यवस्था। समाज को मूर्त इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बच्चों भौतिक वस्तुओं की तरह दिखाई या छुआ नहीं जा सकता, बल्कि केवल इसे महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यह अदृश्य सामाजिक संबंधों का एक ताना बाना है। ठीक है। समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग समाज की प्रमुख विशेषताएं लिखना है आपको। आइए देखते हैं इसका उत्तर। हम लोग समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, समाज अमूर्त है। समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं, या तो इन व्यक्तियों के बीच संबंधों की एक व्यवस्था है। राइटूर ने लिखा है कि समाज व्यक्तियों का संग्रह नहीं, या तो उन व्यक्तियों के बीच स्थापित संबंधों की एक व्यवस्था है। संबंधों की स्थापना जागरूकता के द्वारा होती है। जागरूकता का संबंध मस्तिष्क की चेतना से है। मस्तिष्क की चेतना का कोई आकार प्रकार नहीं होता है। इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता है। वह मूर्त नहीं है, इसलिए समाज अमूर्त है। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को जो देखा जा सकता है, अजंता और इलोरा की चित्रकला का अवलोकन किया जा सकता है। ये भौतिक वस्तुएं हैं जिनका एक निश्चित आकार प्रकार है। इन्हें देखा और छुआ जा सकता है। इनका रूप बच्चों क्या है? मूर्त है। ठीक। समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। देखो, समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था है। समाज भौतिक प्राणियों का समूह नहीं है, या तो इन भौतिक प्राणियों के बीच जो संबंध पाए जाते हैं उनकी एक व्यवस्था है, इसलिए समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है। समाज मनुष्यों तक सीमित नहीं है। समाज की परिभाषा से स्पष्ट है कि बच्चों समाज केवल मानव प्राणियों में नहीं पाया जाता, बल्कि समाज पशुओं में भी पाया जाता है। चींटियां और मधुमक्खियों में भी प्रशंसनीय सामाजिक संगठन भी पाए जाते हैं। जीवन का स्तर जितना ही निम्न होता है, जागरूकता की मात्रा भी उतनी ही कम होती है। जागरूकता सामाजिक संबंधों का आधार है। जागरूकता सिर्फ मनुष्य में ही पाई जाती है, इसलिए समाजशास्त्रीय अर्थों में समाज का अर्थ सिर्फ मनुष्य समाज से ही है। पशुओं से जागरूकता पाई जाती है तो वह निम्न मात्रा में रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समाज में समानता और असमानता को स्पष्ट कीजिए। आइए बच्चों, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाज में समानता और असमानता। देखो, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है। आप लोग बच्चों जानते हो समाज में एक तरह व्यक्ति नहीं रहते हैं। समानता असमानता पाई जाती है। कभी गरीब, कभी अमीर, कहीं स्त्री तो पुरुष। खाली पुरुष से पुरुष नहीं होते, ना ही स्त्री स्त्री होती है। समानता पाई जाती है कि नहीं? विभिन्नता पाई जाती है समाज में। तो समाज में समानता और असमानता को स्पष्ट कीजिए। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समानता देखेंगे। समाज का भौतिक तत्व है। समानता और असमानता की भावना के अभाव में साथ होने की भावना की पारस्परिक मान्यता नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में समाज का अस्तित्व संभव नहीं है। दोनों प्रकार की समान आवश्यक है, शारीरिक और मानसिक। मनुष्य की शारीरिक बनावट समान है तथा उनकी अवस्थाएं भी समान है। अपनी आवश्यकताओं की समानता के लिए भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और सहयोग स्थापित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक संबंधों का जन्म होता है। सामाजिक संबंधों का में एक होने की चेतना का विकास होता है। इसी चेतना को गिडिंग्स ने जाति के प्रति चेतना कहकर संबोधित करते थे। प्राचीन काल में लोग अपने रक्त संबंधियों को ही समाज के नाम से संबोधित करते थे। भारतीय वसुधैव कुटुंबकम की धारणा इसी चेतना के द्वारा सफल हो सकती है। वसुधैव कुटुंबकम में होता है बच्चों, हमारा सारा संसार क्या है? परिवार है। अब देखो, असमानता। जिस प्रकार समाज में समानता आवश्यक है, उसी प्रकार असमानता भी आवश्यक है। असमानता के अभाव में समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। यदि सभी व्यक्ति समान होते हैं तो उनके संबंध चींटियों और मधुमक्खियों के समान ही सीमित होते। उसमें पारस्परिक आदान प्रदान ना हो पाता और ना ही सहयोग की भावना का विकास भी हो पाता। उदाहरण के लिए, यदि समाज में सिर्फ पुरुष ही पुरुष होते तो संतत उत्पादन की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती और मानव अगली पीढ़ी को जन्म न दे पाता। स्त्री और पुरुष की शारीरिक रचना एक दूसरे से भिन्न है, या भिन्नता एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक भैया। एक समाज की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है
कि एक समाज की आधारभूत विशेषताओं की विवेचना करना है। एक समाज की आधारभूत विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, एक समाज समाज की अवधारणा का एक भाग है। नंबर 2, एक समाज सीमित आकार के होते हैं। एक समाज में व्यक्तियों के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती है। एक समाज के लोगों के जीवन का ढंग प्रायः एक समान होता है। एक समाज कुछ व्यक्तियों का संगठन है। एक समाज के आधार पर व्यक्तियों को दूसरे समाजों से पृथक किया जा सकता है। एक समाज के सदस्यों में अपने समाज के प्रति जागरूकता पाई जाती है। एक समाज मूर्त अवधारणा जैसे भारतीय किसानों का समाज, और एक समाज बच्चों व्यक्तियों का एक झुंड होता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि एक समाज व्यक्तियों का वह समूह है जो समान जीवन यापन करते हैं और उनकी विशिष्ट अलग पहचान बन जाती है। आइए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। समाज के समूहवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। समाज के समूहवादी दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं बच्चों। यदि दृष्टिकोण इस मान्यता पर आधारित है कि समाज के रूप में सामाजिक संबंधों की व्यवस्था का संबंध व्यक्तिगत हितों से न होकर जनहित के मुद्दों से अधिक होता है। इसका तात्पर्य है कि समूहवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि व्यक्ति की तुलना में सामूहिक अंतर क्रियाओं अथवा सामूहिक जीवन का महत्व अधिक है। इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में हर्बर्ट स्पेंसर, हीगल और दुर्खीम आदि के विचार अधिक महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन बच्चों, समाजशास्त्र का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ? तो छोटा सा क्वेश्चन है बच्चों, ये अतलेगुत्री में चला जाएगा। समाजशास्त्र का उद्भव सबसे पहले किस देश में हुआ? फ्रांस देश में हुआ बच्चों। कहाँ? फ्रांस, जिसकी राजधानी क्या है? पेरिस है। छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजशास्त्र के समन्वयक संप्रदाय की विवेचना कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है बच्चों? समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय की विवेचना कीजिए। तो समन्वयात्मक संप्रदाय, जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र को अनेक विज्ञानों का समन्वय माना गया है। संप्रदाय समाज विज्ञान को समान विज्ञान मानता है। समाज में अनेक प्रकार की समस्याएं और संस्थाएं हैं। इनका अध्ययन हर एक पहलू से करना चाहिए, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक आदि। अतः समाज वैज्ञानिकों को समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन आवश्यक है तथा उसका अध्ययन एकांगी और पूर्ण रहेगा। इस संप्रदाय की प्रमुख विशेषताएं ये है। नंबर 1, इस संप्रदाय के अंतर्गत सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का समन्वयात्मक अध्ययन किया जाता है। इस संप्रदाय में समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की भांति सामाजिक समस्याओं का समान अध्ययन करता है। इस संप्रदाय के विद्वानों का दृष्टिकोण व्यवहारिक है, अर्थात वे जिस समाजशास्त्र के क्षेत्र में कल्पना करते हैं उसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी लागू कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 8 बच्चों, समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय की विवेचना कीजिए। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र का स्वरूपात्मक या स्वरूपवादी संप्रदाय समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान के रूप में देखता है जो सभी सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, न कि उनकी सामग्री का। इसके अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य कार्य मानवीय संबंधों के अमूर्त और समान स्वरूपों जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा और अधीनता का विश्लेषण करना है, जिससे अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका अलगाव बना रहे। जॉर्ज सिमोकांत और मैक्स वेबर इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से एक हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है, समझाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों लोग। समाजशास्त्र विज्ञान है, समझाइए। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है। इस कथन की पुष्टि के लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। समाजशास्त्र विज्ञान है। व्यवस्थित या क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। भौतिक शास्त्र और जीव शास्त्र को इसलिए विज्ञान कहा जाता है क्योंकि इनके संबंध में प्राप्त ज्ञान व्यवस्थित होता है। यही बात अन्य विषयों के बारे में भी लागू होती है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र समाज का अध्ययन व्यवस्थित ढंग से करता है, इसलिए यह एक विज्ञान है। अमेरिकन समाजशास्त्री वार्ड ने लिखा है कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। विज्ञान की 4 प्रमुख विशेषताएं लिखिए, इसको आप अपने मन से करिए। 11 नंबर है, समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, अपना मत दीजिए बच्चों। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है, अपना मत दीजिए। समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि यह मानव समाज और उसके सदस्यों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है। यह अवलोकन, सर्वेक्षण और सांख्यिकी जैसे तरीकों से जानकारी इकट्ठा करता है और कार्य कारण संबंध स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे विश्वसनीय निष्कर्ष निकाले जा सके। हालांकि यह प्रकृति विज्ञान से भिन्न है क्योंकि इसका अध्ययन
विषय मानवीय व्यवहार की जटिलता और परिवर्तनशीलता के कारण अधिक कठिन होता है, लेकिन इसके वैज्ञानिक होने में कोई संदेह नहीं है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर। देखो, समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर निम्नलिखित हैं। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भेद। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में महत्वपूर्ण संबंध होने के बावजूद भी दोनों अलग अलग विज्ञान है और इन दोनों में आप प्रमुख अंतर है। नंबर 1, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जबकि राजनीति शास्त्र केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है। नंबर 2, सामाजिक संबंधों का क्षेत्र विस्तृत है, जबकि राजनीतिक संबंधों का क्षेत्र सीमित है। राजनीतिक संबंध सामाजिक संबंधों का एक जो है भाग है। नंबर 3, दोनों विज्ञानों के क्षेत्र और विषय सामग्री में भी अंतर है। समाजशास्त्र का क्षेत्र समाज है, जबकि राजनीति शास्त्र का क्षेत्र राज्य है। समाजशास्त्र समान विज्ञान है क्योंकि यह सामाजिक जीवन की समान घटनाओं का अध्ययन है, जबकि राजनीति शास्त्र विशेष विज्ञान है और राज्य का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक जीवन के संगठित, अर्ध संगठित और संगठित संबंधों का समान अध्ययन किया जाता है, जबकि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत संगठित जीवन के विशेष पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञानों पर चिंतन विज्ञान है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक विज्ञानों में नवीनतम विज्ञान है। समाजशास्त्र सामाजिक नियंत्रण के सभी साधनों का अध्ययन करता है, जैसे परिवार, पड़ोस, धर्म, फैशन, प्रथम, परंपरा आदि, जबकि राजनीति शास्त्र में नियंत्रण के सिर्फ उन्हीं साधनों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें राज्य ने अपनी स्वीकृति दे दी है। राजनीति शास्त्र व्यक्ति का अध्ययन राजनीतिक प्राणी के रूप में करता है, जबकि समाजशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन राजनीतिक और सामाजिक दोनों प्राणियों के रूप में जो है करता है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजशास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। समाजशास्त्र और इतिहास में क्या अंतर है? चलिए उत्तर इसका हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र का इतिहास में अंतर रीडिंग डाल लेंगे, उसके बाद में हम लोग यहाँ से लिखेंगे। समाजशास्त्र और इतिहास में बच्चों घनिष्ठ संबंध होते हुए भी इन दोनों में यहाँ अंतर है। नंबर 1, समाजशास्त्र और इतिहास में मौलिक अंतर यह है कि समाजशास्त्र समान विज्ञान है, जबकि इतिहास विशेष विज्ञान है। नंबर 2, इतिहास का संबंध सिर्फ बीती हुई घटनाओं से बच्चों, जो बीत चुका होता है, जबकि समाजशास्त्र संबंध समाज की वर्तमान घटनाओं से है। समाजशास्त्र और इतिहास के दृष्टिकोण में भी यह अंतर है। इतिहास अतीत के सिर्फ प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करता है, जबकि समाजशास्त्र सामान्य घटनाओं का अध्ययन करता है। इस प्रकार इतिहास की अपेक्षा समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक और जो है विशाल है। प्राचीनता की दृष्टि से भी इतिहास और समाजशास्त्र में अंतर है। समाजशास्त्र की तुलना में इतिहास अधिक प्राचीन है। ठीक है। उसके बाद में समाजशास्त्र आधुनिक समाज का इतिहास है, जबकि इतिहास अतीत का जो है समाजशास्त्र है। तो बच्चों ये थे महत्वपूर्ण अंतर। तो ये थे बच्चों जो है कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए लघु उत्तरीय प्रश्न अध्याय 1 के। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू।